अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैर वफियत से होंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले मैंने वाटर को रखा था क्योंकि आपने पढ़ा था वाटर इज़ द बेसिक मीडियम ऑफ लाइफ कि जब ये ज़िंदगी बनी थी सबसे पहले पानी का क्या रोल था, इस वजह से मैंने प्रेफरेंस दी है वाटर को पहले। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन जो है आपने एक वर्ड सुना होगा, हमने जब मॉलिक्यूल्स को पढ़ा था ना तो मॉलिक्यूल्स को दो तरह से हमने क्लासिफाई किया था। एक हमने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया था, एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। एक हमने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में दो तरह से कैटेगराइज किया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी यही है कि जो कार्बन है इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कार्बन उनमें बहुत ही बेसिक रोल प्ले करता है। आप ऑर्गेनिक कहते किसको हैं? दैट हैव CH बॉन्ड। ठीक है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे को एग्जिस्ट करें वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कहलाता है। अगर आप यहाँ से कार्बन निकाल दें कार्बन, तो वो ऑर्गेनिक नेचर ही नहीं रहती कंपाउंड की। तो लिहाजा कार्बन जो है वो एक बेसिक ऐसा बुनियादी एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, बनाता है उसकी तश्कील देने के लिए। फिर इसकी ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ की अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी हैं जिनके लिहाज से इनको सेंट्रल पोजीशन जो है दी जाती है इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ में। आप हमारी बॉडी में भी कार्बन की परसेंटेज देख सकते हैं। ये पिछला हमारा लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था बायो एलिमेंट में मेजर बायो एलिमेंट, माइनर बायो एलिमेंट एक्स्ट्रा। फिर जिस तरह हमने वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी उसी तरह कार्बन की भी हमारे पास इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा बच्चे, जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन लिखते हैं इस इंपॉर्टेंस को थोड़ा साइड पे कर देते हैं, इसे लिखते ही नहीं है। आपने ऐसे नहीं करना, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, इसको मेंशन करना है। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे ये भी एक एटम, ये भी एक एटम। ठीक है, दोनों एलिमेंट के एटम्स क्या करते हैं, अगर आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें और शेयर करके जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और कार्बन जो है, कार्बन एटम कंबाइन विद अदर एटम। ठीक है, कार्बन अदर एटम के साथ कंबाइन होता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है डेफिनेशन आपके सामने आपको बतला दी है कि बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। जस्ट लाइक A एंड B, इन दोनों के दरमियान दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब फिर कोवलेंट बॉन्ड जो है इसकी टाइप से हमारे पास आपने पढ़ा, जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आपस में शेयर हो तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? सिंगल कोवलेंट कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल है, आप हाइड्रोजन देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पेयर हो गया है। कभी इसके पास जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, जब इसके पास आएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में, बाहर के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो डुप्लेट रूल बन जाता है। तो डुप्लेट रूल जो है ये स्टेबिलिटी की एक अलामत होती है। डुप्लेट हो जाए या ऑक्टेट हो जाए, तो ऑक्टेट तो नहीं, डुप्लेट बनाने के लिए ये पेयर कभी उसके पास कभी इसके पास, और रिजल्टिंग बॉन्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड देखें तो जब टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो बनने वाला रिजल्टिंग बॉन्ड जो होगा वो डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हमने यहां पे ली है ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का पहला शेल देखें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, पहले शेल में 2 और बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो यानी पेयर चाहिए पूरे का पूरा। अच्छा, यहाँ से ये एटम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और ये भी क्या करेंगे? पूरा एक पेयर ये शेयर करेगा और यहाँ हमारे पास 2 पेयर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। अच्छा, आप देखें यहाँ पे टोटल 6 थे ना, 6 - 2 कितने रह गए? 4। यानी इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अच्छा, ये दोनों पेयर जब इस वाले एटम के पास आएंगे तो 4 + 4 = 8। इट्स मीन कि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया।
अच्छा, इसी तरह जब ये दोनों पेयर इसके पास आएंगे 4 + 4 = 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो रिजल्टिंग जो बॉन्ड होगा दोनों के दरमियान में, जो यूनियन होगी दोनों के दरमियान में, वो क्या कहलाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्यों डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुए हैं। सेम इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो शेयर हों तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन के पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वैलेंस शेल देखें तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल देखेंगे तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ पे आपको 3 पेयर नजर आएंगे, और ये इस वाले के पास जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जब इसके पास आएंगे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, जिसे हमने नाम दिया फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बहुत सारे अदर एटम के साथ कार्बन की प्रॉपर्टी ये बना लेता है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास टेट्रावेलेंसी। अब टेट्रा का मतलब होता है 4। कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसे कहते हैं टेट्रावेलेंसी इसकी। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, ठीक है, क्या है ये? टेट्रावेलेंट है। इट कैन कंबाइन विद 4 अदर एटम आर रेडिकल 4 अदर एटम के साथ जाके मिल जाएगा। अच्छा, रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जस्ट लाइक कि आप इन केस ऑफ क्लोरीन, अब क्लोरीन का आखिरी वैलेंस शेल देखें ना, आखिरी वैलेंस शेल में आपको मोस्टली जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे 3 पेयर्स होंगे और एक सिंगल इकलौता इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये कन्फिग्रेशन आपको वैलेंस शेल में मिल रही हो ना, एटलीस्ट एक इकलौता ही इलेक्ट्रॉन बचे, उसे हम कहते हैं रेडिकल। वो क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। तो ये कार्बन के पास प्रॉपर्टी है कि ये कोई एटम हो, कोई रेडिकल हो, उसके साथ जाके ये आसानी से बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड्स जो हैं आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रन सिमेट्री। अब टेट्राहेड्रन सिमेट्री का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे देखें आप, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। आप हाइड्रोजन ना भी लगाएं, कुछ और लगा लें। आप इसकी अब नुकरों पे ज़रा फोकस कीजिएगा। ये रही टेट्राहेड्रन सिमेट्री। टेट्रा मीन 4 और हेड्रन मीन कॉर्नर। हेड्रन मीन कॉर्नर की, यानी ये 4 नुकरों वाला एक सिमेट्री सी बनाता है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? टेट्राहेड्रन सिमेट्री। अब ये जो सिमेट्री है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की अलामत है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का एक साइन है। अगर इस हालत में है ना तो ये इसकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम बॉन्ड बना चुका है, ये स्टेबल है, इसके साथ कोई और छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज टेट्रावेलेंसी एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। बड़ा सिंपली आपने लिखना है कि स्टेबिलिटी जो है ये एसोसिएटेड है इसकी टेट्रावेलेंसी के साथ। मेक इट फेवरेबल फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर, इसको इतना फेवरेबल बनाता है कि जितने हमारे सेल के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं। 2 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अगर हम अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। बच्चों, कैटिनेशन का मतलब होता है अगर मेरे पास एक ही तरह के एटम्स हो ना, सेम एलिमेंट के, एक मिल गया, फिर दूसरा मिल गया, फिर थर्ड मिल गया, आपस में मिलके एक लंबी चेन बना देंगे, इस प्रॉपर को हम नाम देते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन भी सेम यही करता है। डेफिनेशन लिखिए कैटिनेशन की कि लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जब सेम एलिमेंट के जो एटम है आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वो एक चेन बना देते हैं। अब ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ब्रांच भी हो सकती हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? स्ट्रेट चेन जैसे कार्बन, 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 ये मेरे पास कैटिनेशन के अमल में एक स्ट्रेट चेन है। अब देखें कि हर जगह पे हमने कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब देखें कि टर्मिनल देखें, इसका सिंपल, जो भी टर्मिनल कार्बन होगा उसके साथ आपने 3 बॉन्ड लगाने, बाकी सब के साथ आपने 2-2 आंखें बंद करके आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो इस कार्बन के साथ अभी सिर्फ 1 बॉन्ड है, इट्स मीन कि मुझे यहाँ पे 3 और का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके पास 1 और 2 बॉन्ड हैं, इसके साथ मुझे अभी 2 बॉन्ड और लगाने पड़ेंगे। चलें जी, यहाँ पे भी अब देखें अगेन टर्मिनल कार्बन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे हमें। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई है स्ट्रेट चेन, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं।
ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आपका रेडी है। आप स्ट्रेट चेन जितनी मर्जी लेंथ ही बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ख्याल रखना है जो टर्मिनल कार्बन होगा वहाँ आपने 3 बॉन्ड लगाने हैं, और जो इन बिटवीन होगा दोनों टर्मिनल यानी उनके दरमियान होगा वहाँ पे आपने 2-2 बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ब्रांच चेन जो है, ब्रांच आपने किस तरह बनानी है? ब्रांच बनाने के लिए देखिएगा कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे हम ब्रांच बना देंगे, ठीक है। यानी ये जो साइड में मैंने एक्सटेंड किया है 2 कार्बन, इट्स मीन कि ये इसकी ब्रांच है। अब यहाँ पे भी देखें टर्मिनल, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन आपको नजर आएंगे। एक देखिए ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन। इन तीनों टर्मिनल कार्बन के ऊपर आपको 3-3 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, जस्ट लाइक इसके भी अब 4 पूरे, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब ये टर्मिनल है ना, यहाँ पे भी आपको 3 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। ये लें जी, ये आपकी जो है ये ब्रांच स्ट्रक्चर आपका रेडी है। लें जी, ये बेसिकली ब्रांच बन चुकी है। यहाँ पे ये आ गई ब्रांच चेन। अच्छा, रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है आपने? नहायत ही आसान। रिंग स्ट्रक्चर के लिए आप 6 कोने वाली रिंग बनाएं। अच्छा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? बॉन्ड लगाने हैं। एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाने का सबसे आसान तरीका, अब क्या करें, 1 और 2 के बीच में एक बॉन्ड लगा दें, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान 2 और 3 को छोड़ दें, फिर 3 और 4, 4 5 को छोड़ दें, 5 और 6। अच्छा, अब आप काउंट करें कि 4-4 बॉन्ड पूरे हुए? नहीं, अभी नहीं हुए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आंखें बंद करके आप हर पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दें। आपके 4-4 जो होंगे वो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। काउंटिंग कर सकते हैं। यस, आप अब यहाँ पे देखें इस कार्बन पे, ये कार्बन है ना, इसके 4 बॉन्ड 1 2 3 और 4, ठीक है जी, इसके पूरे। अब इसके देखते हैं 1 2 3 और 4, ओके। इस कार्बन के देखते हैं 1 2 3 और 4, ओके। अच्छा, आप कोई भी कॉर्नर देखेंगे आपको वो कंप्लीट पूरे नजर आएंगे। फिर सुन लें कि आपने एक 6 कोने वाली रिंग बनानी है, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर 6 कार्बन रखने, फिर आपने 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग करनी है। फिर 1 और 2 के दरमियान आपने डबल बॉन्ड लगाना है, 1 छोड़ देना आगे, फिर 1 डबल बॉन्ड लगाना है, फिर छोड़ देना, फिर डबल बॉन्ड लगाना है, और हर नुक्कर के ऊपर आप हाइड्रोजन लगा दें। आपका रिंग स्ट्रक्चर रेडी है। अच्छा जी, देन आफ्टर अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है नंबर 4 पे कि ये कुछ अदर एटम्स के साथ मिलके भी बॉन्ड बनाता है। जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इनमें से कुछ बॉन्ड जो हैं जो ज़्यादा फेमस, वो यहाँ आपके सामने रखे हैं। अगर CH बॉन्ड हम देखें तो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी एनर्जी से फिर जितनी भी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, सेल का सारा मेटाबॉलिज्म इसी एनर्जी से चलता है। अच्छा, फिर उसके अलावा CO बॉन्ड है। CO बॉन्ड मीन कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, इसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको कहाँ नजर आएगा? आपने सुना होगा ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में यूनाइट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यूज होता है उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में इसको जाके बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे ये किस तरह बनता है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपके पास स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ये जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सेकंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, थर्ड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और इन सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करने के लिए जो लिंकेज यूज होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे बॉन्ड है वो है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, थ्रू विच अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, फर्ज करें कि अमाइनो एसिड, ठीक है,
ये फिर बॉन्ड आ गया अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए जो लिंकेज यूज होता है उसे हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जब तक आपके अमाइनो एसिड आपस में नहीं जुड़ सकते आपका पॉलीपेप्टाइड चेन कभी भी नहीं बन सकता। जब पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगा तो आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। तो लिहाजा अमाइनो एसिड का आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है, और अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड जरूरी है वो क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया तो हम कहते हैं कि प्रोटीन बन गई, और प्रोटीन फिर दोनों रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। अच्छा जी, ये 4 प्रॉपर्टी होगी हमारी। और लास्ट पे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जारी बात है आप कार्बन को निकाल दें कंपाउंड में से, हाइड्रोजन हो गए या अदर जितने भी हो गए, आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये ऑर्गेनिक है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बनते हैं, जैसे कुछ माइक्रो होते हैं और कुछ मैक्रो होते हैं। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये इनसॉल्युबल होते हैं मोस्टली वाटर के अंदर, और ये प्ले करते हैं स्ट्रक्चरल रोल। अच्छा, देखें कि जस्ट लाइक ये हमारा सेल है ना, सेल का मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए या फिजियोलॉजी चलाने के लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे ना, वो ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए जो सेल में डिसॉल्व ना हो। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया कि इनको ऐसे मटेरियल का बना दिया जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व ही ना हो। आपको पता है कि सेल अंदर से होता क्या है? एक्वस मीडिया होता है। अगर इनका स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि ये पानी में डिसॉल्व ना हो तो वो सेल की जितनी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो चलती रहेगी आसानी से। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, दैट्स वाई ये कौन सा रोल प्ले करते हैं? स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। और फिर ये स्टोर हाउस होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी इन्हीं के आप कह लें कि रॉ मटेरियल से फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं जिन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो बनते हैं। और फाइनली अगर हम देखें माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू सेलुलोज, स्टार्च या अदर जितने भी हैं। तो ग्लूकोज 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 ये जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये फिर जो छोटे छोटे यूनिट है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाएंगे। इसी तरह आप अमाइनो एसिड कह सकते हो, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक बड़ी बिल्डिंग बनती है जिसे प्रोटीन कहते हो आप। और ये फिर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे एटीपी है ना, एटीपी बड़ा अनस्टेबल होता है, जल्दी ब्रेक होके वो सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। गर्मी बहुत है, गर्मी में लेक्चर रिकॉर्ड करना काफ़ी अच्छा खासा डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बेसिकली इसमें टोटल मैंने 5 की 5 आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, फिर देख लें। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। फिर आपने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप पढ़ी है, कोवलेंट सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है टेट्रावेलेंसी, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कैटिनेशन, और कैटिनेशन में ये स्ट्रक्चर जो है इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स भी बनाने, ओलिगोसेक्राइड्स भी बनाने, स्ट्रक्चर बनाने, तो इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये कार्बन अदर के साथ मिलके कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है, और माइक्रो एंड मैक्रो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।